जी और बहुत बधाई प्राचार्य का दायित्व संभालने के लिए। बाकी उपस्थित इस महाविद्यालय के शिक्षकगण, स्टाफ एवं विद्यार्थीगण, सबसे पहले तो मैं इस महाविद्यालय प्रबंधन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतना बढ़िया एक विषय चुना और कोई एक दो दिन वाली बात नहीं। आप एक सीरीज आपने आयोजित किया, व्याख्यानमाला का क्रम आपने आयोजित किया और इस उद्देश्य से शायद कि आप कि हमारे जो कल के शिक्षक होंगे, कल के राष्ट्र निर्माता होंगे, जो आज हमारे यहाँ विद्यार्थी हैं, वो कम से कम संविधान के बारे में एक सही समझ रखेंगे और फिर उनके विद्यार्थियों को, देश की अगली पीढ़ी को भी वो संविधान को ठीक से समझाएंगे। ऐसे तो अपने पाठ्यक्रमों में भी इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन अलग से जब इस तरह का कोई आयोजन करते हैं ये चीजें लोगों को याद रहती है, आसानी से ध्यान में आते हैं। तो इस महत्वपूर्ण और समय उपयोगी पहल के लिए मैं पूरे महाविद्यालय परिवार को धन्यवाद देता हूँ। मैं कई दिनों से अखबारों में देख रहा हूँ कि इस विषय के जानकार लोग यहाँ पर आमंत्रित किए जा रहे हैं और बड़ी सुंदर तरीके से आप लोगों ने सबको अलग अलग विषय दे दिया है, ताकि ऐसा ना हो कि वक्ता आए और एक ही बात को अलग अलग तरीके से रोज यहाँ सुनने के लिए लोगों को बाध्य होना पड़े। तो सब अलग अलग पक्ष दिया गया है विषय को रखने के लिए, और जब सारे लोगों की बातों को हम लोग सुन लेंगे, जब व्याख्यानमाला समाप्त होगी, तब हमको पूरा विश्वास है कि भारत के संविधान के बारे में हम लोगों की जो समझ है, उसका जो स्तर है, उसमें निश्चित ही सुधार होगा। इसी कड़ी में आज का जो विषय चुना गया है, ये एक व्यवहारिक विषय है, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एक तो संविधान का किताबी पक्ष है, उसके अनुच्छेद है, और इसका उसका जो प्रायोगिक पक्ष होता है, उसका व्यवहारिक पक्ष भी होता है कि किस तरह से हम देश में संविधान को लागू करते हैं, उस पक्ष से जुड़ा हुआ आज का विषय है। जैसे कि वसुंधरा जी ने अभी बताया, आज का विषय जो है विकास में क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या। ये भी एक प्रशंसनीय बात है कि इतना एक सूक्ष्म पक्ष को आपने टॉपिक के रूप में चिन्हित कर लिया। इसलिए मैं काफी प्रभावित हूं कि क्षेत्रीय असंतुलन के पक्ष, जो संभवतः आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है हमारे देश के समक्ष, सबसे महत्वपूर्ण चुनौती अगर देखी जाए तो यही है, असंतुलित विकास। कहीं कहीं हमारे देश में हम देख रहे हैं कि बुलेट ट्रेन की बात चल रही है, मेट्रो तो हो ही गया है, और भी आधुनिक चीजें लाए गए हैं, और कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि सड़क तक नहीं है, विद्यालय तक नहीं है, चिकित्सालय तो है ही नहीं। तो क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने इतना असंतुलित भारत की कल्पना की थी? इसी बात को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लें कि क्षेत्रीय असंतुलन से हम दरअसल क्या समझते हैं। तो मुख्य रूप से क्षेत्रीय असंतुलन को हम दो
अर्थों में समझ सकते हैं भारत में। एक तो समझ सकते हैं राज्यों के अर्थ में, इस अर्थ में कि भारत के कुछ राज्य बहुत विकसित हैं और कुछ राज्य उससे कम विकसित हैं और कुछ राज्य विकास के दौर में काफी पीछे रहते हैं। तो एक ये असंतुलन है। अब इसमें उदाहरण ले तो हम लोग कह सकते हैं कि केरल है, गोवा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, ये सब भारत के अंदर विकसित राज्यों की श्रेणी में है। फिर कुछ राज्य हैं जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, ये सब विकास सबसे पिछड़े हुए राज्यों की श्रेणी में है। और जो शेष राज्य बचते हैं उनको हम बीच की अवस्था में है ऐसा मान सकते हैं। तो एक तो ये क्षेत्रीय असंतुलन है। कुछ राज्य बहुत विकसित, कुछ राज्य बिल्कुल ही विकास के दौर में पीछे, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। अब विकास के दौर में पीछे का मतलब क्या है? तो विकास के दौर में पीछे का मतलब है कि मूलभूत सुविधाएं भी जहां नहीं है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, इसका मतलब है कि ये क्षेत्र बहुत पिछड़े क्षेत्र है। अपना हजारीबाग को आप देखिए, अभी किसी अखबार में कुछ दिन पहले हम पढ़ रहे थे, आज से 10 दिन के अंदर का कोई न्यूज पढ़ रहे थे कि हमारे यहाँ जो नया अस्पताल बना है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, उसके बारे में क्या बात है कि शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बना रेफरल हॉस्पिटल। मतलब यहाँ मरीज जाते हैं इनको खाली यहाँ से रेफर कर दिया जाता है कि आप रांची चलिए। ये तो उद्देश्य नहीं था अस्पताल बनाने का। उद्देश्य मरीज को वहां ले गया कि यहाँ इलाज हो जाएगा, लेकिन वहां उनको रेफर कर दिया, मतलब वहां इलाज नहीं हो सकता, कहीं और इलाज हो। तो मूलभूत सुविधाएं जिसमें कि सड़क भी है, बिजली है, तो हमारे रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं हैं उससे संबंधित चीजें जो हैं। और कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां निर्बाध बिजली की आपूर्ति है, अस्पताल व्यवस्था बहुत बेहतरीन है, चिकित्सा की व्यवस्था बहुत बेहतरीन है। यहाँ से आप सुनते होंगे कि लोग जाते हैं इलाज के लिए, बेंगलोर जाते हैं, वेलोर जाते हैं, तो अपने राज्य में इलाज नहीं हो पाता है। तो ये एक असंतुलित विकास, तो राज्यों के अर्थ में एक ये अर्थ में इसको हम लोग समझ सकते हैं। और दूसरा जो क्षेत्रीय असंतुलन का अर्थ है वो है नगरों और गांवों के बीच में असंतुलन। कहीं ना कहीं हमारे जो पिछले दशकों में विकास के कार्य हुए, हमारा ध्यान ज्यादा रहा नगरों को विकास करने में। अभी कुछ दिन पहले जब नरेंद्र मोदी जी अपना पहला कार्यकाल पूरा कर रहे थे, उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि हम देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी उस समय भी कुछ लोगों ने अपना पक्ष रखा था कि काश की कोई ऐसा भी देश में नेता होता जो ये कहता है कि हम देश में स्मार्ट विलेजेस बनाएंगे, क्योंकि अभी भी हमारा ध्यान गांव के प्रति नहीं। तो आप देखेंगे कि गांव और शहरों में बहुत बड़ा अंतर है। अपने जीवन में आप देख लेंगे तो गांव में क्या है, तो परिणाम क्या हो रहा है, इसका जो परिणाम है वो क्या हो रहा है कि माइग्रेशन हो रहा है, लोग माइग्रेट कर जा रहे हैं। एक तो इस राज्य से उस राज्य में चले जा रहे हैं, जहां बेहतर जीवन के अवसर उनको मिल सकते हैं वो वहां चले जा रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको अच्छी नौकरी मिल सकते हैं वो अच्छे शहरों में जाकर, अच्छे राज्यों में जाकर रह रहे हैं। आपके हमारे घर से भी बहुत ऐसे लोग होंगे
जो अब बड़े बड़े विकसित शहरों में जाकर रह रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है, और ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, कि शहरीकरण का एक दौर चल रहा है। गांव से लोग अब एक तरह से पलायन करके शहरों में आ रहे हैं। उनको समझ में आ गया कि गांवों का विकास होगा। ये बातें मुझे कही जाएगी कि गांव का विकास करेंगे, गांव हमारा ये है वो है, भारत की आत्मा का निवास गांव में है, ये सब स्लोगन दिए जाएंगे। गांव का विकास होगा भी तो उस गति से नहीं होगा जिस गति से शहरों का विकास हुआ है। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, गांवों से लोग शहरों में आके बस जा रहे हैं। तो शहरीकरण की प्रवृत्ति अब शहरों की भी अपनी क्षमता है। आप अपने ही हजारीबाग शहर को ले लीजिए। जब हजारीबाग शहर को बनाया गया था उस समय कितने लोग यहाँ रहेंगे इसकी कल्पना की गई थी। उस हिसाब से यहाँ संरचनाएं विकसित किए गए थे, उस हिसाब से व्यवस्थाएं की गई थी। अब उससे कितने गुना अधिक लोग यहाँ आके निवास करने लगे, उस हिसाब से पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है। फिर अचानक जो लोग शहर में आए तो शहर का कोई प्लानिंग नहीं हो सका। आप आज देखेंगे पूरे हजारीबाग शहर में जो पुराने जमाने के जो सड़क थे वो हैं, बाकी सब गलियां बनी है, सब गली 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 गलियां। आप किसी दोस्त के जाएंगे तो आपको गली में इधर उधर मुड़ के जाना होगा, चाहे वो कोई भी मोहल्ला ले लीजिए। सड़कें हम नहीं बना पाए, हम केवल गलियों को बनाए क्योंकि हमने प्लानिंग नहीं की। और प्लानिंग इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बहुत तेज रफ्तार से शहरीकरण हो गया, लोग फटाफट जमीन खरीद लिए, मकान बना लिए, उस गति से हमारी प्लानिंग नहीं हो पाई। तो ये दूसरा क्षेत्रीय असंतुलन, नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच का असंतुलन, ये दो चीजें हैं जो बिल्कुल साफ हमें दिख रही है। अब इस बात की कल्पना गांधी जी को थी। गांधी जी इस बात को समझते थे, जैसे देश आजाद होने लगा उसके पहले से ही गांधी जी स्वतंत्र भारत की उन्होंने कल्पना की और उन्होंने पुस्तक लिखी हिंद स्वराज, कि स्वतंत्र भारत की क्या कल्पना, भारत कैसा राष्ट्र बनेगा। तो स्वतंत्रता हमें मिलनी है, आज मिले चाहे कल मिले। तो स्वतंत्रता के लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, देश के लोगों में जागृति आ रही है, ये स्वतंत्रता लेकर ही मानेंगे। अब हमें ये सोचना है कि नए भारत का निर्माण हम कैसे करेंगे। उस पर गांधी जी ने पुस्तक लिखी हिंद स्वराज। उसमें उन्होंने जो फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूला को हमने गंभीरता से लिया। उन्होंने फॉर्मूला दिया था ग्राम स्वराज का, कि गांव का विकास कीजिए, बाकी चीजें खुद ब खुद विकसित हो जाएंगे। भारत में लगभग 7.5 लाख गांव हैं। अगर इन सारे गांवों को विकसित करने का हम योजना बनाए होते इतने सालों में तो हम कर दिए होते, और 7.5 लाख गांवों को अगर विकसित कर लिए होते तो हमको अलग से भारत को विकसित करने की जरूरत नहीं पड़ती। भारत स्वतः विकसित राष्ट्र के श्रेणी में आ जाता है। लेकिन हमने गांधी जी की बात को समझ नहीं पाया, या गांधी जी की बात को हमने गंभीरता से लिया नहीं। हमको लगा कि नहीं, शहरों का विकास होनी चाहिए, क्योंकि हमने और जगहों को देखा, वो शहरों को विकसित किए थे, बड़े बड़े शहर थे दुनिया में। भारत अलग किस्म का राष्ट्र है, ये समझ गांधी जी को थी। तो उन्होंने कहा था कि भारत को अगर विकसित करना है तो भारत के गांव को विकसित करना होगा, और उन्होंने ग्राम स्वराज की बात की। मतलब सभी गांव आत्मनिर्भर होंगे, सभी गांव आत्मनिर्भर होंगे। केंद्र से पैसे जाएंगे गांव, ये स्थिति आएगी ही नहीं। किसी केंद्र सरकार को गांव को पैसे नहीं भेजना पड़ेगा।
सभी गांव आत्मनिर्भर होंगे। आज का क्या सिस्टम है? आज राज्य सरकार गांव को पैसे भेजते हैं, केंद्र सरकार गांव को पैसे भेजते हैं, कोई सड़क बनाने के लिए भेजता है, कोई विद्यालय भवन बनाने के लिए भेजता है, कोई सामुदायिक भवन बनाने के लिए भेजता है, कोई किसी और योजना के अंतर्गत भेजता है। गांधी जी की कल्पना थी कि आत्मनिर्भर गांव होंगे। सभी गांवों में चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था होगी, शिक्षा की श्रेष्ठतम व्यवस्था होगी, गांव के अपने उद्योग धंधे होंगे। गांव में जिस तरह के लोग हैं उस तरह के उद्योग धंधे होंगे और इन सारी चीजों से गांव और गांव का जो क्षेत्र होगा, गांव की जो प्राकृतिक संपदा होगी, गांव का जो मानव संपदा होगा, उससे गांव आत्मनिर्भर होगा। गांव को कहीं भी हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, कहीं से कोई अनुदान के लिए गांव को आवेदन नहीं देना पड़ेगा। ये फॉर्मूला को हम लोगों ने नहीं अपनाया। हो सकता है कि लोगों को लगा होगा कि इस फॉर्मूले से हम देश का विकास नहीं कर सकेंगे या बहुत समय लग जाएगा विकास करने में, तो हमने जो फॉर्मूला अपनाया उसका परिणाम अभी हमारे सामने दिख रहा है। तो ये जो गांधी जी का जो ग्राम स्वराज की अवधारणा थी, इसको हम लोगों ने संविधान में लाया। अब तो हम लोग को जोड़ना है संविधान से पूरे विषय को, लेकिन हम लोगों ने उसको लाया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जिसको हम बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा अध्याय है जिसको कि कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। वहां ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें हैं और उसमें कहीं दिया गया है कि इसको आप न भी माने तो भी चल सकता है। तो उस श्रेणी में हमने पंचायतों की बात को शामिल की। फिर राजीव गांधी जी को ये बात समझ में आई कि नहीं, हमारे देश में विकास असंतुलित हो रहा है, तो उन्होंने संविधान में 73वां संशोधन करके पंचायती राज को प्रभावी तरीके से देश में लागू करने का प्रयास किया। ये रिटर्न बैक टू गांधी का एक प्रयास किया गया कि गांधी के विचारों में हम लौटे। यही बात गांधी शुरू से कह रहे थे कि हमारे पंचायतों को, हमारे ग्राम सभाओं को, इनको मजबूत कीजिए। हमने शुरू में नहीं किया। 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से हमने गांधी के विचारों को रिविजिट किया, फिर से हमने उसको महत्व देने का प्रयास किया और अब पूरे देश में पंचायती व्यवस्था को हमने लागू किया है। अब पंचायत काम कर रहे हैं, पंचायतों का लोकतांत्रिक तरीके से गठन भी हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, पंचायत गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशें भी हो रही हैं। लेकिन बीच में जो हमने कड़ी को तोड़ दी, तो वो मेकअप नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक प्रयास हम अभी कर रहे हैं संविधान के माध्यम से कि हम गांव को फिर से मजबूत करें। लेकिन इधर हमारे शहर इतने विकसित हो गए तुलनात्मक दृष्टि से गांव की तुलना में, कि अब लोगों के मन में बैठ ही गया है कि नहीं, अगर पढ़ाई करनी है तो शहर नहीं जाना है। गांव में कॉलेज तो आज भी नहीं है, स्कूल भले ही है, विद्यालय भले ही है, माध्यमिक शिक्षा तक की व्यवस्था थोड़े बहुत है, इस गांव में नहीं है तो बगल वाले गांव में या अपने पंचायत में, प्रखंड में शायद है। लेकिन महाविद्यालय तो आज भी नहीं है गांव में, तो महाविद्यालय की पढ़ाई शहरों में ही करनी है। चिकित्सा सुविधा आज भी गांव में नहीं है, तो शहरों में जाना है चिकित्सा के लिए। गांव को जो आत्मनिर्भर नहीं बनाया तो रोजगार पर निर्भरशीलता बढ़ी और रोजगार शहरों में ही है। गांवों में कितने रोजगार है, तो रोजगार के लिए भी लोग गांव छोड़ने लगे।
तो ये असंतुलित विकास शहरीकरण को जन्म दिया। तो ये दो तरह के असंतुलित विकास हमारे देश के सामने आज है, जो हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती है। हम सब चाहते हैं कि हमारे सारे राज्यों का समान रूप से विकसित विकास हुआ होता, सब समान विकास की अवस्था में रहते, वो नहीं है। इसको हम कैसे जानते हैं? हम कैसे जानते हैं कि केरल ज्यादा विकसित है, झारखंड उससे और पीछे है? ये हम जानते कैसे हैं? आंख से तो हमको नहीं दिख सकता है। तो इसके लिए बहुत सारे सूचकांक तैयार किए गए हैं, इंडेक्स तैयार किए गए हैं बहुत सारे, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ये हर वर्ष कुछ निरपेक्ष विश्वसनीय एजेंसीज होते हैं सरकार के, जो इन सूचकांकों का निर्धारण करते हैं। तो उसको हम देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक में कौन राज्य सबसे पहले है, कौन उसके बाद है, उसकी ग्रेडिंग होती है 1 से 33 तक सबकी ग्रेडिंग होती है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को लेकर। उसी प्रकार से जीडीपी हम देखते हैं, किस राज्य का कितना जीडीपी है। तो जीडीपी के इंडेक्स में कौन राज्य सबसे ऊपर है? तो हम देखते हैं गोवा, गुजरात, यहाँ का जीडीपी प्रति व्यक्ति बहुत हाई है, लाखों में है। और हम देखते हैं झारखंड का, छत्तीसगढ़ का हजारों में है। तो ये सब जो सूचकांक है, ये हमको बताते हैं साक्षरता दर सूचकांक, लिटरेसी रेट क्या है। तो देखते हैं कोई कोई राज्य एकदम कहाँ है, 90%, 95% पर है, कोई कोई राज्य 60% पर है, कोई और पीछे है। फिर शिशु मृत्यु दर सूचकांक एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचकांक है कि जन्मने के साथ 1000 बच्चों ने जन्म लिया, कितने बच्चे जीवित रहे और कितने नहीं, कितने को नहीं बचाया जा सके। तो जिस राज्य में सबसे अधिक बच्चे बचा लिए जाते हैं वो सबसे ऊपर, जहाँ सबसे अधिक बच्चों की मृत्यु हो जाती है, शिशु की मृत्यु हो जाती है, शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक जहाँ, वो सबसे नीचे। इस तरह से कई सारे सूचकांक हैं जिसके माध्यम से हम ये स्टडी को करते हैं कि कौन सा राज्य कितना विकसित है और कौन सा राज्य कितना पीछे है विकास के दौर में, और बीच में कौन कौन से राज्य है। फिर हम पिछले 10 साल का सूचकांकों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो हमको ये भी देखता है कि कौन से राज्य ने किस क्षेत्र में अच्छा काम किया, विकास किया। जो बहुत पीछे चल रहे थे किसी एक क्षेत्र में, बहुत मेहनत करके फिर वो देखे कि पिछले 10 साल का तुलनात्मक अध्ययन से हमको ये पता चलता है कि वो आगे चले गए। तो ये सब भी हम लोग को देखने को मिलता है। कहीं पर अच्छे शासक होते हैं, अच्छी सरकार होती है, तो उसका लाभ भी लोगों को मिलता है। तो ये सूचकांक के माध्यम से हमको ये जानकारी मिलती है कि विकास की क्या स्थिति है, कौन आगे है, कौन पीछे है, कितना आगे है, कितना पीछे है, ये भी बता देता है। और भी कई तरह के सूचकांक हैं। मानव अधिकार सूचकांक, किस राज्य में मानव अधिकार के कितने उल्लंघन होते हैं, सबसे ज्यादा उल्लंघन मानव अधिकार के कहाँ हो रहे हैं, सबसे कम मानव अधिकार के उल्लंघन कहाँ हो रहे हैं। इस तरह के सूचकांकों के माध्यम से इसको हम जानते हैं। अब है कि ये जो असंतुलित विकास है, जो एक सच्चाई है, इसके प्रमुख कारण क्या क्या है? इसके प्रमुख कारण क्या है?
तो इसका प्रमुख कारण ये है कि हमने शिक्षा को और स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं दी। अपने देश के विकास की योजनाओं में विकास की योजना बनाते रहे, तो हमने शिक्षा को और स्वास्थ्य को हमने उस प्राथमिकता की सूची में नहीं रखी। हमारे यहाँ दूसरे चीजें प्राथमिकता पर रहे। हम लोगों को शिक्षित नहीं किए भी तो साक्षरता तक ही हमारा ध्यान रहा। शिक्षित कर देना और साक्षर कर देना तो अंतर है ना बहुत। तो हम साक्षर करते रहे, डिग्री तक हम दे दिए, डिग्री भी ले लिया व्यक्ति, लेकिन उस व्यक्ति का जीवन यापन देखते हैं तो देखते हैं कि डिग्रीधारी तो हो गया लेकिन शिक्षित नहीं हो पाया। तो शिक्षित करने का हमने गंभीर प्रयास नहीं किया। अगर हम देश में सारे लोगों को अच्छे से शिक्षा देते, शिक्षा उपलब्ध कराते, हर स्तर पर शुरुआत हमने की थी ठीक ठाक, फिर कहीं बीच में हम इस कड़ी को तोड़ दिए। तो हमारे लोगों में अगर शिक्षा आ जाती, जागरूकता आ जाती, तो फिर वो विकास को नहीं आते। जागरूक समाज को विकास कर ही देगा। जिन राज्यों में विकास हुआ है उन राज्यों में हम देखते हैं कि जागरूकता अधिक है। जिन राज्यों में विकास नहीं हो पाया है वहां आम लोगों में जागरूकता की कमी है। राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना सुसुप्त अवस्था में, पिछड़ापन, बौद्धिक पिछड़ापन, ये शिक्षा से ही दूर हो सकता था, लेकिन हमने शिक्षा को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जितनी हमें देनी चाहिए। हमने बिल्कुल ही प्राथमिकता नहीं दी। और दूसरा, हमने स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं दी। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ चिंतन घर कर सकता है। बीमार आदमी स्वस्थ चिंतन नहीं कर सकता है। तो स्वास्थ्य पर हमारा ध्यान दिया नहीं। और ये जो असंतुलन है, विकास का असंतुलन है, ये जो माइग्रेशन है, ये जो लोगों का मूवमेंट है कम विकसित राज्यों से बड़े ज्यादा विकसित राज्यों की ओर, गांवों से शहरों की ओर, इसके पीछे का जो प्रमुख कारण है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य सब जगह उपलब्ध हो जाते तो बहुत सारा इस तरह का माइग्रेशन नहीं होता। अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में कम से कम समान स्तर पर विकास को रखते, बाकी मामलों में, चलो सड़क के मामले में झारखंड पीछे रहे लेकिन शिक्षा के मामले में झारखंड पीछे नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में झारखंड के लोगों को दूसरे राज्य में जाके इलाज नहीं कराना पड़े। हमको तो लगता है कि इस बात को लेकर हमारे जो राजनेता हैं उनको ग्लानि होनी चाहिए, उनको शर्म का बोध होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए मैं झारखंड का स्वास्थ्य मंत्री हूं और मेरे राज्य से लोग स्वस्थ होने के लिए दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो मुझे तो शर्म आनी चाहिए कि आखिर मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में यहां कर ही क्या रहा हूं। मैं शिक्षा मंत्री हूं और हमारे राज्य से लोग दूसरे राज्य में जाकर शिक्षा कर रहे हैं। अभी एक बार अखबार में पढ़े थे कि ये जो रांची में स्टेशन है, हटिया स्टेशन है, तो वहां से ट्रेन जाती है बैंगलोर में स्टेशन है यशवंतपुर, उसी नाम से उस ट्रेन का भी नाम है यशवंतपुर एक्सप्रेस, बैंगलोर जाती है। तो सप्ताह में 2 दिन उस समय वो चलती थी। तो एक दिन देखे कि किसी चीफ मिनिस्टर का बयान आया
कि हम केंद्र सरकार से वो बात किए हैं कि यशवंतपुर को 3 दिन कर दिया जाए। तो हम सोचे मन में कि किस तरह की मांग है। कोशिश ये होनी चाहिए कि यशवंतपुर को बंद कर दिया जाए। यशवंतपुर में जाता कौन है? खाली विद्यार्थी जाते हैं। क्यों जाएंगे विद्यार्थी बैंगलोर पढ़ने के लिए? हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था अपने राज्य में विकसित करेंगे कि बैंगलोर वाली ट्रेनें सीट खाली रह जाएंगे, विद्यार्थी जाएंगे ही नहीं, ट्रेनें बंद हो जाएंगी। ये ट्रेनें बंद हो जाएंगी, विद्यार्थी ले जाने वाली ट्रेन बंद हो जाएंगी। हाँ, हो सकता है कि विद्यार्थी दूसरे राज्यों से हमारे राज्य में आए। ये ना कोशिश होनी चाहिए हमारे ऐसी संस्था बने कि दूसरे राज्य से हमारे राज्य में चिकित्सा कराने आए। इतना गौरव बढ़ेगा हम लोग का। तो ये शिक्षा की कमी से समाज में जो बौद्धिक पिछड़ापन है, हमारे समाज में हम भी पिछड़े लोग हैं। हमारे चुनाव में हम इन चीजों को महत्व देते नहीं है। अगर चुनाव में हम जागरूक समाज होते तो हम चुनाव में इन चीजों को लाते कि नहीं, हमारे यहाँ शिक्षा को विकसित कीजिए, बेहतरीन शैक्षणिक संस्थान गढ़िए, बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा दीजिए। ये सब हमारे चुनाव के एजेंडे में कहीं आते ही नहीं। तो शिक्षा की कमी, इसका सबसे प्रमुख कारण असंतुलित विकास है। संविधान में जो बातें लिखी गई है, उन बातों को अगर सही तरीके से सारे राज्यों में लागू कर दिए जाते तो असंतुलित विकास नहीं होता। लेकिन जिन राज्यों में जैसे जागरूकता आई, उन राज्यों ने अपने यहाँ अधिक से अधिक संसाधनों को डाइवर्ट किया और वो अपने विकास खूब कर लिए। हमारे यहाँ से कोयला हम भेजते हैं, इसी कोयले से पावर जनरेशन होता है। हमारे ही राज्य में निर्बाध बिजली की आपूर्ति नहीं है, और इसी कोयले से उन राज्यों में निर्बाध बिजली की आपूर्ति है जहां एक भी कोयला का खदान नहीं है। वहां बिजली काट के दिखाते तो 2 घंटा, वहां के लोग बर्दाश्त करेंगे क्या? नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। हम बर्दाश्त क्यों करते हैं? क्योंकि हम बौद्धिक रूप से हम अभी भी पिछड़े हैं। तो संविधान में, पूरे संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई थी, इस उम्मीद से दी गई थी कि जो लोग संविधान को संचालित करेंगे वो निरपेक्ष भाव से करेंगे, सारे राज्यों को समान दृष्टि से देखेंगे, पूरे देश को समान दृष्टि से देखेंगे, गांव और शहरों के बीच भेद नहीं करेंगे। लेकिन हमारे जो शासक हुए, उन लोगों ने संविधान को अपने अपने तरीके से लागू किया। इसमें संविधान का दोष नहीं। एक डिबेट हमेशा होता है संविधान पर, उसको अंग्रेजी में वो डिबेट इस तरह से कहा जाता है कि हैज द कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ड अस और हैव वी फेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या संविधान ने हमको पिछड़ा बना के रखा है, या हम लोगों ने ही संविधान को पीछे ढकेल दिया है? तो ये एक बस कभी कभी बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के संगोष्ठी वगैरह में आयोजित होते हैं। लोग इस पर चिंतन मंथन करें और इसका रिजल्ट यही आता है कि नहीं, हमने ही संविधान को फेल किया है। हमने संविधान को उस भावना से लागू नहीं किया जिस भावना से संविधान निर्माताओं की अपेक्षा थी कि हम उसको लागू करेंगे। अब संविधान में हर चीज को लिखा नहीं जा सकता है। अभी देखिए, ये जो चुनाव के बारे में ही एक उदाहरण देते हैं। अभी आप देखते होंगे कि दल बदल एक आम बात है। अचानक कोई दल छोड़ सकता है, दूसरे दल में चला जाता है। चुनाव लड़ा किसी दल से, फिर बीच में ही दल बदल कर लिया, फिर वापस अपने पुराने दल में आ गया। तो हम लोग तो संविधान को दोष देंगे
दल में चला जाता है, जीता किसी दल से, किसी दल के घोषणा पत्र के आधार पर जीतने के बाद किसी दूसरे दल में चला गया, मंत्री बन गया। क्या संविधान बनाया है? तो मामला ये कि संविधान निर्माताओं ने सोचा ही नहीं था कि हमारे राजनेताओं की तरफ से इस तरह के हरकत किए जाएंगे। संविधान निर्माताओं ने सोचा ही नहीं था कि भारत में ऐसे राजनेता आएंगे जो इस तरह से दल बदल करेंगे। वो सोचे ही नहीं थे, उनकी सपना में भी, कल्पना में भी ये बात नहीं आई थी कि उस समय जो भारत के राजनेताओं में जो स्तर था, वो सोचे थे कि इससे और बढ़िया राजनेता आएंगे। हम लोग तो अंधकार युग के राजनेता हैं। जब भारत अंधकार युग में था, गुलाम था, तब हमने गांधी, नेहरू, पटेल से लेकर अम्बेडकर से लेकर जितने भी नाम आपके पास हैं, सारे नामों को आप याद कीजिए। हमने तैयार किया था अंधकार भारत की, गुलाम भारत में। तो सबको लगा था कि हम तो गुलामी में यहीं तक बन पाए थे, स्वतंत्र भारत में तो हमारे राजनेता और अच्छे उत्कृष्ट चली के होंगे। तो उन्होंने छोटी छोटी चीजों को संविधान में लिखा नहीं, छोड़ दिया, भरोसा किया भारत के लोगों पर। फिर भरोसा किया भारत के मतदाताओं पर भी कि अगर ऐसा करेंगे तो भारत के मतदाता उनको सबक सिखा देंगे, अगला बार वोट में वो उसकी राजनीति समाप्त कर देंगे। लेकिन हमारे मतदाताओं ने भी ऐसा नहीं किया। ऐसे दल बदलू लोगों को भी हम लोग वोट देते रहे, जिताते रहे। तो संविधान निर्माताओं ने सोचा भी नहीं था कि हमारे मतदाता भी इस तरह की मतदान करेंगे, गैर जिम्मेदाराना मतदान करेंगे। तो हर चीज को तो लिख के जा नहीं सकते थे। तो वो जो अपेक्षा रखते थे स्वतंत्र भारत के नेताओं से, आम लोगों से, जनता से, उन अपेक्षाओं को हमने पूरा नहीं किया। इसीलिए हमारे देश में ये आज का जो विषय है, आज की जो समस्या है, असंतुलित विकास की समस्या से अब हम जूझ रहे हैं। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। एक बार राजीव गांधी ने बहुत जोरदार कोशिश की, पंचायती राज अधिनियम को उन्होंने लाया। कम से कम उसके बाद से पंचायतों का गठन तो हुआ, लेकिन ये दूसरे तरह के पंचायत बने। गांधी जी की कल्पना वाले पंचायत नहीं बनी। गांधी जी की कल्पना थी कि आत्मनिर्भर गांव, भारत के 7.5 लाख गांव आत्मनिर्भर होंगे। उस गांव की किसी भी जरूरत को वो गांव स्वयं पूरा करेगा। ये चीज हमारा नहीं हो पाया। फिर हमने एक और दूसरे देशों की देखा देखी हमने क्या किया, हमने अंधाधुंध औद्योगिकरण को अपनाया। ज्यादातर उद्योगों को हम लोगों ने बड़े बड़े शहरों में ही आसपास केंद्रित कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि हमारे जो कुटीर उद्योग है वो अब मृत अवस्था पर आ गया है। हमारे जो घर घर में जो उद्योग थे, हमारे समाज में जो मोची थे, मान लीजिए जो ये थे, जूता वगैरह का जो काम करते थे, अब तो वो खाली जूता रिपेयर करते हैं। पहले तो वो जूता बनाते थे, पहले हर गांव में वो जूता बनाते थे गांव के लोगों के लिए। अब उनका जूता तो खरीदने वाला है नहीं। अब बड़े बड़े कंपनी का ब्रांडेड जूता सब आने लगा। तो अब वो जूता तो नहीं बनाते हैं। जूता बनाने की उनमें हुनर थी, लेकिन उनके जूते का बाजार को हम खा गए। तो अब वो मात्र वो अब जूता में अगर कहीं कुछ फट गया, कुछ सिलाई खुल गया, तो वो कब चौक में बैठ के खाली उसको रिपेयर कर देते हैं। तो हमने पूरा उस समाज को ही हमने डिस्टर्ब कर दिया। अभी देखिए, अभी हजारीबाग
मार्केटिंग एक मार्ट मार्ट का एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है, मार्ट। और उसमें भी सबसे ज्यादा देखेंगे रिलायंस का मार्ट आपको मिलेगा, रिलायंस कंपनी का। हजारीबाग में, एक ही शहर में हजारीबाग में रिलायंस का हम समझते हैं 6 तो अलग अलग जगह पर उसका मार्ट है, जहां पर वो सामान बेचता है जो हमारे मोहल्ला का जो किराना दुकान है वो बेचता था, है ना। गांव में किराना दुकान उसको बेचता था। तो अब मार्ट में वो क्या कर रहा है, हम लोग भी अब मार्ट की तरफ चल रही है, क्योंकि मार्ट को वो आकर्षित करता है हमको। वो इस तरह से दुकान को सजा के रखता है, एसी रखता है, और वह इतने बड़े पैमाने पर व्यापार करता है कि वो कम दाम में सामान दे सकता है। 1000 रुपए का सामान लेने से वो 1 किलो चीनी फ्री दे देता है, कभी कभी 4000 रुपए का सामान देने से वो कभी कभी एक बैग फ्री में दे देता है। तो हम लोग आम आदमी, हम बौद्धिक रूप से पिछड़ा आम आदमी, हम लोग उतना नहीं सोचते हैं कि अगर हम यहाँ जाने लगे तो हमारे जो किराना दुकान सब मोहल्ला मोहल्ला में है, इनका क्या होगा। हम कभी सोचते नहीं। हम सोचते हमको क्या मतलब है, हमको सामान यहाँ सस्ता मिल रहा है, दुकान एकदम साफ सुथरा है, गर्मी के समय अंदर एसी का भी लाभ मिल रहा है, हम वही सामान लेंगे। सरकार, हमारा नेतृत्व, हमारा लीडरशिप किसी भी पार्टी का है, उसको मतलब नहीं है। अब देखिएगा एक समय ऐसा आएगा कि वो हमारे जो किराना दुकान सब है वो भी धीरे धीरे शटर डाउन होने लगेंगे, आज से 5 साल 10 साल के बाद। फिर वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे। वो भी एक कुटीर उद्योग है ना, छोटा सा, वो अपना दुकान खोल के अपना चला रहा है, वो किसी से हाथ नहीं फैला रहा है, वो अपना दुकान पर आत्मनिर्भर है, उसी में वो बच्चों को पढ़ा रहा है, तबियत खराब होने पर इलाज भी करवा रहा है, मोहल्ला टोला में गाँव में पूजा वूजा में वो अपना चंदा भी दे रहा है उसी दुकान से। लेकिन हमारी नीति ऐसी है कि एक नीति अब हम उस दुकान पर हिट करने लगे। अब जितने लोग रिलायंस स्मार्ट में सामान खरीद रहे हैं, उतना कस्टमर तो किराना दुकान से हट गए ना, उसका असर पड़ रहा होगा। तो ये असंतुलित विकास, सरकार जागरूक नहीं है, या फिर सरकार में जो लोग हैं उनको खरीद लिए जा रहे हैं, नीतियां खरीद ली जा रही है। रिलायंस बड़ा बड़ा कंपनी है, ये सरकार के लोगों को खरीद ले रहे हैं। तब हमारे देश के जो संविधान के निर्माता लोग थे, उनको इस बात का थोड़ा सा अंदेशा था कि हो सकता है कि हमारे नेता उतने अच्छे नहीं होंगे, भविष्य में अगर ऐसा कोई दौर आया कि हमारे नेता बहुत अच्छे नहीं भी हों, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, नौकरशाही की व्यवस्था को तैयार किया। हमारे संविधान को ऐसा बनाया कि नेता जो चाहेगा वो नहीं होगा, नौकरशाही है। और उन लोगों और संविधान निर्माताओं ने तय किया कि हमारे नौकरशाह वही होंगे जो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के होंगे, पढ़ाई में बहुत तेज तर्रार होंगे। तो जो IAS IPS वगैरह सब होते हैं, आज भी सबसे कठिन कंपटीशन देश में तो यही वाला है, IAS IPS बनने वाला कंपटीशन सबसे कठिन है। इसमें जो क्वालिफाई करता है, लोग सबसे मेधावी उसी को मानते हैं। IIT वगैरह करने के बाद भी लोग IAS पे क्वालिफाई करते हैं। तो संविधान की व्यवस्था थी कि एक चेक लगाया, संविधान में है व्यवस्था कि राजनेता अगर गलत सलत करेगा, प्रलोभन में आ जाएगा, बिक जाएगा, या दूरदर्शिता वाला व्यक्ति राजनेता बन के चुन के नहीं आएगा,
तो नौकरशाह तो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, ये तो नियम कानून सब जानेगा, ये वहां पर नेता को गलत काम करने से रोकेगा। ये एक इनोवेटिव व्यवस्था है। लेकिन हम देखें कि वो व्यवस्था भी हमारी असफल हो गई। हमारा जो अधिकारी है वो नेता से भी बड़ा भ्रष्ट है। नेता उतना भ्रष्ट नहीं है जितना हमारे अधिकारी भ्रष्ट है। आप अगर गांव में रहते हैं, अपना प्रखंड के कार्यालय में जाके आप एक दिन अगर बिताए होंगे तो आप समझ गए होंगे। तो हमारा ये संविधान का जो प्रावधान था कि राजनेताओं को नौकरशाह नियंत्रण में रखेंगे, वो हमारा काम नहीं किया। हमारी नौकरशाही उस तरह से हमारी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए। वो खुद उस भ्रष्टाचार के दौर में लिप्त हो गया, क्योंकि वो कुशाग्र बुद्धि वाला था। नेता से ज्यादा बुद्धि, ज्यादा विद्वता उसमें थी, तो नेता से भी ज्यादा वो भ्रष्ट बन गया। नेता तो 5 साल के लिए जीतता है, ये तो एक बार आ जाता है तो 30-35 साल रहता ही है। तो ये सिस्टम हमारी गड़बड़ होगी। ये कैसे ठीक हो पाती? अगर हम शिक्षा पर ज्यादा निवेश किए होते, ऐसे ऐसे संस्थानों पर हम ध्यान दिए होते जहां शिक्षक तैयार किए जाते हैं, अच्छे अच्छे शिक्षक तैयार करते, ऐसे शिक्षकों के माध्यम से शिक्षकों को अच्छा परिवेश देते, तो फिर हमारे नेता भी सही लोग चुने जाते, अधिकारी भी मनमानी नहीं कर पाते, क्योंकि हम बौद्धिक पिछड़ापन से हम बाहर आ गए होते, हमारे अंदर बौद्धिक चेतना जागती होती, हम जागरूक लोग होते। तो जागरूक लोग हम होते तो हमारे नेता, हमारे अधिकारी इस तरह से हमारे देश के विकास में असंतुलन नहीं ला पाते। तो इसी विषय को अगर हम लोग कंक्लूड करें धीरे धीरे, तो हम यही कहेंगे कि भारत में ये सही बात है कि आज हमारे देश में असंतुलित विकास है, और ये असंतुलित विकास अपने आप में असंतुलन को और बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि अब माइग्रेशन होने लगा है इसी के आधार पर, और ज्यादा संतुलन बन रहा है। इसको अगर जैसे इस संस्था ने इस विषय पर एक व्याख्यान आयोजित किया, इस पर हम चर्चा किए, थोड़ी बहुत बात हम लोग इस पर डिस्कस किए, कहीं ना कहीं सबके दिमाग के कोने में ये बात आई कि हाँ, ये एक विषय है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये गौतम बुद्ध शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर सबका ध्यान आकृष्ट करवाया। जैसे ही हमारा ध्यान इस विषय पर जाएगा, हम इसके समाधान पर बात करेंगे, और हमको जो लगता है इसका एकमात्र समाधान है कि समाज में लोगों में जागरूकता को लाना, बौद्धिक जागरूकता, चेतना को जगाना, और ये काम अच्छी शिक्षा व्यवस्था से ही संभव है। जब हमारी शिक्षा व्यवस्था को हम दुरुस्त करेंगे तो लोग भी इस बात को समझेंगे, तब लोग समझेंगे इस बात को कि हमारा ये असंतुलित विकास का मॉडल देश हित में नहीं है, इसको उल्टो, शुरुआत गांव से करो। हमने शुरू में ही कहा था कि 100 स्मार्ट सिटीज वाली बात से हमने शुरू की थी, हम उसी बात पर लाकर इसको कंक्लूड कर रहे हैं कि ये 100 स्मार्ट सिटीज जब हमने बोला था, उस समय हमने ये भी कहा होता साथ में कि पहले फेज में 100 स्मार्ट सिटीज एंड 50,000 स्मार्ट विलेजेस, इसको लेकर हम 5 साल काम करें तो भी ठीक होता। लेकिन हमने विलेजेस की बात ही नहीं की,
हमने केवल 100 स्मार्ट सिटीज कहा, वो भी स्मार्ट हुआ कि नहीं वो गलत बात है, लेकिन ये बात हमने कहा कैसे, और हमने स्मार्ट विलेज की बात कहा क्यों नहीं, ये सवाल सबके मन में होनी चाहिए। इसी विश्वास के साथ इस महाविद्यालय में ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से आज जो विद्यार्थी हैं, कल हमारे केवल शिक्षक ही नहीं बनेंगे बल्कि नए भारत के निर्माता भी बनेंगे। तो आप लोग सब ऐसे विषयों पर चिंतन मंथन करें, विमर्श करें, इससे जागरूकता आएगी, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। और बेवजह संविधान को दोष न दें, संविधान को लागू करने में जहां गड़बड़ियां हुई है उसको हम ठीक करें और आने वाले समय में एक समृद्ध विकसित भारत का हम लोग निर्माण करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। थैंक यू।